So let's see how to balance equations. ओके तो हम यहाँ पे देखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशन हमने देखा कि किस तरीके से लिखते हैं। बहुत ही आसानी से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझा सकते हो केमिकल इक्वेशन लिख के। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि किस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हो। केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था पिछली क्लास में कि क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। सो मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पे भी जो है LHS और RHS और यू कैन से रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में मासेस सेम होने चाहिए, मास बैलेंस्ड होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स, वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट नंबर ऑफ एटम्स on reactant side should be equal to number of atoms on product side. So this is important for any equation to be balanced. ओके तो अब देखते हैं किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, किस तरीके से हम लिखते हैं। तो रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9। सो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। That is, the total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. तो जितना भी मास प्रोडक्ट में है इट शुड बी इक्वल, इट हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास इन द रिएक्टेंट साइड, जो कि हम नंबर ऑफ एटम्स देख के उसको देख सकते हैं कि वो इक्वल है कि नहीं है। In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. तो before a chemical reaction मतलब कि reactant side, after a chemical reaction मतलब कि product form हुआ। तो before a chemical reaction और after the chemical reaction, the number of atoms should remain the same. This is a very important point. So हम इसको underline कर लेते हैं। Number of atoms of each element remains the same before and after the chemical reaction। चाहे तो हम इसे highlight भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब जो है नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में सेम होने चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे। Hence we need to balance a skeletal chemical equation। मीन्स अब हमको जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब देखिए, let us learn about balancing a chemical equation step by step। The word equation for activity 1.3 will be represented as। तो आपको अगर याद हो 1.3 एक्टिविटी कौन सी थी, ये वो एक्टिविटी थी जिसमें कॉनिकल फ्लास्क में आपने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था तो जिंक सल्फेट बना था और जिंक सल्फेट के साथ हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकली थी और उस फ्लास्क का टेम्परेचर भी बदला था। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि चलिए वही वाली इक्वेशन लेके इस एक्टिविटी 1.3 वाली इक्वेशन लेके चलते हैं। तो वो क्या है, अगर आप वर्ड इक्वेशन लिखोगे इसकी तो होगा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को, वर्ड इक्वेशन को अगर हम केमिकल फॉर्मूले के टर्म्स में लिखें तो लिखेंगे Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ये तो हमारी हो गई एक केमिकल फॉर्मूले के टर्म्स में केमिकल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये इक्वेशन पूरी की पूरी बैलेंस्ड है या ये इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, तो वो हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं LHS साइड से। तो LHS में आप देखेंगे पहले जिंक को। जिंक का कितने एटम्स है LHS में, एक एटम है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ टेबल भी बड़ी अच्छे से दे रखी है। एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स मतलब LHS एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट मतलब RHS। सो इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन उसके हिसाब से नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे लिस्टेड है। तो देखें Zn का कितना LHS में है, एक एटम,
एक ही एटम है, और RHS में क्या है, एक ही एटम है। ठीक है, तो 1 1 यहाँ है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, 2 एटम हैं, और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो ये भी बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर, एस, एस के देखेंगे तो एस का यहाँ एक एटम है, यहाँ पे भी एक एटम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ 4 एटम हैं, देखिए O4 लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी O4 लिखा हुआ है, तो मतलब 4 एटम है। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो किसी भी केमिकल फॉर्मूले में नीचे लिखा जाता है, ऐसे सफिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, O4 H2 Cl2, तो Cl2 मतलब 2 एटम है ना, ये आपको पता होगा, 9th में पढ़ा होगा। 2 हाइड्रोजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, जब ऑलरेडी केमिकल फॉर्मूला होता है तो उसमें सफिक्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए सब बैलेंस्ड है, 1 1 2 2 1 1 4 4, तो ये तो एक इक्वेशन जो है, जो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसको हमको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो बैलेंस्ड है, तो इसमें हमें और वर्क करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको छोड़ सकते हैं। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे पहले अब ये देख लेते हैं कि पहले ही बोला हुआ है, एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द एरो, इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। इक्वेशन 1.3 इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब देखिए दूसरी इक्वेशन देखते हैं। मान लीजिए ये है कि आयरन जो है पानी के साथ रिएक्ट होके Fe3O4 देता है और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है। तो आयरन और H2O, they are participating in the reaction and the products formed are these two. ठीक है, तो हम अब इसको देखते हैं whether this equation is balanced। तो अब देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया है बड़ी सफाई से। तो to balance a chemical equation, first draw boxes around the formula. Do not change anything inside the boxes while balancing the equation. तो जब आप शुरू शुरू में इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं, तो बेहतर ये होता है कि हर एक केमिकल फॉर्मूला के अराउंड एक बॉक्स बना दें, इस तरीके से। ठीक है, अब जो है दूसरा स्टेप होता है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो जिस तरीके से आपने ये टेबल बनाया था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप टेबल बना सकते हैं। तो शुरू शुरू में आप टेबल बनाएंगे, फिर बाद में 10-15 इक्वेशन और बैलेंस करेंगे। अगर आप जितनी केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करेंगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको टेबल बनाने की और ये सब स्टेप्स को मुंह जवानी याद हो जाते हैं, तो वो करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छा देखिए, अब यहाँ पे ये टेबल बना दिया इन्होंने, और ये एलिमेंट्स लिख दिए इस तरफ। नंबर ऑफ एटम्स LHS या रिएक्टेंट साइड में यहाँ है, और नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में इधर रख दिए। तो अब देखिए रिएक्टेंट साइड में कितने Fe के, आयरन के कितने एटम्स हैं, एक ही है बस, तो यहाँ पे एक ही लिखेंगे। ठीक है, अच्छा लेकिन RHS साइड में कितने हैं, 3 हैं। ठीक है ना, 3 है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि यहाँ पे देखो डिसबैलेंस हो गया, यहाँ पे एक है और यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। अब हाइड्रोजन में देखें, हाइड्रोजन में देखें LHS साइड में कितने हैं, 2 हैं, है ना, H2 लिखा हुआ है, तो 2 एटम है, तो इसको हमने 2 लिख दिया यहाँ पे। और RHS साइड में कितने हैं, RHS साइड में भी 2 हैं, तो भाई हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है हमारा। ठीक है, हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आती है बारी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखें, अगर LHS साइड में तो एक ऑक्सीजन का एटम है बस, तो यहाँ पे हमने लिख दिया LHS साइड में एक ही ऑक्सीजन का एटम, और RHS साइड में 4 ऑक्सीजन एटम हैं, तो हमने यहाँ 4 लिख दिए। तो अब आप इस टेबल से बहुत ही क्लियरली देख सकते हो कि कौन से एलिमेंट्स बैलेंस्ड हैं, कौन से एलिमेंट्स अनबैलेंस्ड हैं, और हमें कौन से बैलेंस करने हैं। तो अगर आप शुरुआत में जब प्रैक्टिस करते हो, तो अगर टेबल बना के करोगे तो उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलती है। कोई भी चीज अगर आप किसी भी चीज की शुरुआत करते हो, सीखना शुरू करते हो, तो उसको स्टेप बाय स्टेप शुरू करोगे, तो उससे हमको एक क्लैरिटी मिल जाती है। एक बार क्लैरिटी मिल जाती है, तो बाद में बहुत ही आसान हो जाती हैं चीजें, बहुत ही आसान हो जाती हैं। फिर तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही जो है चीजें बहुत मतलब सीधी लगती हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता कुछ नहीं लगता, या कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम पहली बार कर रहे हैं, तो हम इसको अच्छे से टेबल बना के करेंगे। ठीक है, तो अच्छा अब देखिए,
तो Fe जो है उसका नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स 1 और प्रोडक्ट्स में 3, हाइड्रोजन के 2 और 2 मतलब बराबर हैं, कोई जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन का 1 और 4। तो ये तो हमें पता चल गया कि क्या बैलेंस्ड, ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, ठीक है ना। तो अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए स्टेप 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वो ये बोल रहे हैं कि इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कॉम्पाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, तो मतलब कि रिएक्टेंट साइड में या फिर प्रोडक्ट साइड में भी वो हो सकता है कॉम्पाउंड जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें से Fe देखेंगे तो Fe में तो यहाँ पे एक ही है, H का भी दो है, ऑक्सीजन का एक ही एटम है, RHS में देखेंगे आयरन के 3 हैं, ठीक है ना, और ऑक्सीजन के यहाँ 4 एटम्स हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। तो मैक्सिमम तो ऑक्सीजन के हैं RHS साइड में, प्रोडक्ट साइड में। तो हम पहले उसको देखेंगे। तो पहले तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया जाए, ठीक है। तो अब देखिए फिर से एक टेबल अगर यहाँ बनाई हुई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप बना के देख सकते हैं, क्लैरिटी मिलेगी उससे। तो एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल और टू बैलेंस, तो इनिशियल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन जो हैं वो यहाँ पे लिखा है 1 इन H2O रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 4 इन Fe3O4 में। सिर्फ Fe3O4 में ही जो है ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 4 है, जो आपने यहाँ पे देखा था, आप इस टेबल से भी देख सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन एटम बराबर हो जाए। हमको यहाँ पे 1 से 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड में। तो अब जो है जब हम इसको 4 मल्टीप्लाई करेंगे तभी दोनों तरफ ऑक्सीजन इक्वलाइज होगी। लेकिन इस 4 को मल्टीप्लाई करें कैसे, मतलब कि इसको लिखा कैसे जाए, इसको लिखते कैसे हैं। तो देखिए, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट ऑल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। हम कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के फॉर्मूले को ऑल्टर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपका जो Fe3O4 है ना, उसमें तो 4 है, लेकिन अब H2O में हमको जो है 4 बनाने हैं, तो हमने इसको लिख दिया H2O4। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल इसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई इस केमिकल फॉर्मूले की, ठीक है ना, ये बिल्कुल गलत है। आप वाटर ले रहे हो और आपने जब H2O4 ले लिया तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आप जो है केमिकल फॉर्मूले को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आप केमिकल फॉर्मूला शुड रिमेन सेम, ठीक है ना, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो और बैलेंस भी करना है। तो फिर किस तरीके से, जैसे कि देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है, फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स वी कैन पुट कोएफिशिएंट 4 like this as 4H2O but not like H2O4, this is wrong, okay। so जब भी आपको बैलेंस करना है तो वो नंबर हमेशा उस केमिकल फॉर्मूले के आगे लिख दिया जाए जिसको कोएफिशिएंट कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे आप देखें, जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं तो Fe तो इंटैक्ट रहेगा, प्लस 4H2O लिख दिया गया है, गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ऐसा करके लिख दिया गया है। तो देखिए ये जो 4 है इसको आगे लिखा गया है, H2O से पहले लिखा गया है, जिसको कहते हैं कोएफिशिएंट। तो हमको ये याद रखना है कि हमेशा बैलेंस करने के लिए वी कैन पुट कोएफिशिएंट एज 4H2O। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। वी कैन नॉट ऑल्टर द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे होते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं स्टेप नंबर 4 क्या है। Fe and H atoms are still not balanced। अब देखिए हमने तो सबसे पहले सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स वाला एलिमेंट लिया, ऑक्सीजन लिया और हमने उसको बैलेंस कर दिया। लेकिन अब बाकी भी तो चेक करेंगे ना। अब बाकी आप देखें टेबल में वापस जाके तो यहाँ पे देखेंगे कि अरे यहाँ तो आपका आयरन भी बैलेंस नहीं है, 3 एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है बस, तो हमें आयरन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। और एक और गड़बड़ हुई है यहाँ पे, गड़बड़ नहीं कहेंगे लेकिन ये होती ही है कि जब हमने यहाँ 4 लगाया, 4H2O लिखा, तो भाई ऑक्सीजन के तो 4 एटम हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए,
4 दूनी 8, ठीक है ना, 8 एटम्स हो गए। पर यहाँ की साइड तो सिर्फ 2 ही हैं, तो हमको आयरन के साथ साथ हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे अब पहले हाइड्रोजन एटम्स को लेके चलते हैं। तो इनिशियली हाइड्रोजन एटम्स जो थे वो कितने, इनिशियली मतलब इसके बाद कितने हो गए, 4H2O, मतलब कि कितने, 8 हो गए यहाँ पे। तो अब जो है प्रोडक्ट साइड में अगर बैलेंस करेंगे, प्रोडक्ट साइड में तो 2 ही हैं, तो बैलेंस करने के लिए हमें 8 बनाना पड़ेगा। तो मतलब कि हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी फिर Fe plus 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2। तो अब देखिए यहाँ पे भी 8 हैं और यहाँ पे भी 8 हैं। ऑक्सीजन के कितने हो गए, यहाँ पे 4 हैं और यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 हैं। बचा क्या, अब यहाँ पे बचा Fe। तो Fe का यहाँ पे 1 है और यहाँ Fe के 3 हैं। तो अभी भी ये बचे हुए हैं जो हमको बैलेंस करना है। तो अब इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एग्जामिन द अबव इक्वेशन, पिक अप द थर्ड एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट जो है Fe है, तो Fe बैलेंस करना रह गया है। तो इनिशियली Fe कितना था रिएक्टेंट साइड में, एक ही तो था, एक ही था, और प्रोडक्ट साइड में 3 थे। तो देखिए रिएक्टेंट साइड में एक था, प्रोडक्ट साइड में 3 थे। तो हमको रिएक्टेंट साइड में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि हमको बराबर बराबर एटम, 3 3 एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में मिल जाए। तो अब देखिए टू इक्वलाइज Fv, वी टेक 3 एटम्स ऑफ Fe ऑन द LHS। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे Fe3, गलत है, ये पूरा फॉर्मूला गड़बड़ा देगा, ठीक है ना। तो हमेशा कोएफिशिएंट में लिखना है, कोएफिशिएंट मतलब Fe से पहले ऐसे करके। तो हम लिखेंगे 3Fe प्लस पुराना जो हमारा था 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन बन के आई आफ्टर बैलेंस, अब देखो इस इक्वेशन को देखो ध्यान से। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। तो सारे के सारे एलिमेंट आप चेक कर सकते हैं बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 3 एटम आयरन के हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 हैं, यहाँ पे 8 जो है हाइड्रोजन के हैं, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन के हैं, और यहाँ ऑक्सीजन के 4 हैं, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 हैं क्योंकि 4 मल्टीप्लाई करा हुआ है। तो सब बराबर है। ऑल्सो जो केमिकल इक्वेशन होती है वो बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब कि अगर हम उसको और इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, उसमें हम और चीजें जोड़ देंगे, तो उससे जो है हमें और आसानी होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में जानने में। तो यहाँ पे आप स्टेप 7 देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स, ठीक है। तो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट्स भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9। Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and product? तो अगर हम इक्वेशन 1.9 को देखेंगे तो यहाँ पे कोई फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं है कि तो आयरन किस फॉर्म में है, या वाटर किस फॉर्म में है, सॉलिड लिक्विड या गैस फॉर्म में, या Fe3O4 किस फॉर्म में है, या H2। तो हमें उसका फिजिकल स्टेट के बारे में जानकारी नहीं है। No information has been given in this equation about their physical states। तो यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं दी हुई है, इक्वेशन 1.9 में फिजिकल स्टेट्स के बारे में नहीं बताया है। तो अगर हम लिखें तो हम किस तरीके से लिखें, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूले। तो अगर हमें किसी भी इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाना है, अगर मान लीजिए हमें उस रिएक्शन के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है और हम उस इक्वेशन के माध्यम से ही पहचान सकते हैं कि वो रिएक्शन क्या है, तो हम उसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट्स को जोड़ सकते हैं। जैसे कि the gaseous, liquid, aqueous, solid states of reactants and products are represented by the notations G, L, AQ means aqueous solution and S solid। तो हम इन notations को यूज करके ब्रैकेट्स में डाल के किसी भी रिएक्शन में इसको डाल सकते हैं, जिससे कि हमारी इक्वेशन और भी इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। तो अगर हम बैलेंस्ड इक्वेशन 1.9 को देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3Fe in bracket S
plus 4H2O into in bracket G gives Fe3O4 in bracket S plus 4H2 that is G. तो यहाँ पे अब क्या किया है, जैसे आप इक्वेशन 1.9 में पहले देखेंगे तो यहाँ पे तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी फिजिकल स्टेट्स की, पर यहाँ पे पता चल गया है कि हमारा आयरन सॉलिड स्टेट में है, वाटर हमारा गैसियस स्टेट में है, मतलब हम स्टीम के फॉर्म में वाटर ले रहे हैं, Fe3O4 सॉलिड स्टेट में है और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई, तो तुम और अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं उस केमिकल रिएक्शन को। Note that symbol G is used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. तो यहाँ पे वाटर जो है वो स्टीम के फॉर्म में भी लिया जा सकता है, तो हम उसको ब्रैकेट में G लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये नोटेशन है हमारा फिजिकल स्टेट गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करने का। Usually physical states are not included in the chemical equation unless it is necessary to specify them. तो कोई जरूरी नहीं है कि हर केमिकल इक्वेशन में आप फिजिकल स्टेट को डालें, जहां बहुत जरूरत पड़ती है वहां पे उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आगे हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे केमिस्ट्री में, तो वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि हर एक रिएक्शन में आप उसको लिखें। ठीक है ना, जहां स्पेसिफिकेशन जहां जरूरी है, बहुत जरूरी है, वहीं पे उसको लिख सकते। तो यहाँ पे अब देखिए, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट भी होते हैं, तो ना कि सिर्फ हम फिजिकल स्टेट्स के बारे में लिख सकते हैं, बल्कि किन कंडीशंस के अंडर वो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसके बारे में भी हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने देखिए बताया रिएक्शन अलोंग विद रिएक्शन कंडीशंस अगर लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे। CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, प्लस 2H2 हम यहाँ पे ले रहे हैं G। तो ये जो हम G और S ले रहे हैं रिएक्शन में, ये नहीं बोल रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है तो हम ये लेंगे, या जैसे आपने वाटर देखा तो जी लिखा हुआ था, इसका मतलब कि आप ये नहीं सोचेंगे कि अरे वाटर तो लिक्विड है, लेकिन आप उसको स्टीम के फॉर्म में जब ले रहे हो तो उसमें जी लिख सकते हैं। ड्यूरिंग द रिएक्शन कौन सा स्टेट है वो वहां मेंशन करना है। तो यहाँ पे जैसे दिखा हुआ है GGL, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 340 ATM, मतलब कि जो प्रेशर है यहाँ पे यूज हो रहा है वो 340 ATM प्रेशर यूज हो रहा है। तो ATM क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 10⁵ पास्कल होता है। इतना प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर हम पे लगा रहा होता है। तो ये जो इक्वेशन है ये रिएक्शन कंडीशंस के साथ है, मतलब कि प्रेशर। इसी तरीके से किसी इक्वेशन में आप टेम्परेचर भी मेंशन कर सकते हैं, जहां जरूरत पड़ती है ज्यादातर वही मेंशन करते हैं। इसी तरीके से कैटलिस्ट क्या है वो भी मेंशन कर सकते हैं। जहां जहां जरूरत पड़ती है इन चीजों की वहां पे आप इनको बेझिझक मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप कहीं भी लिख देंगे। इसको आप यहाँ एरो के ऊपर या एरो के जस्ट नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना कि सिर्फ आप स्टेट्स जो है मेंशन करें फिजिकल स्टेट, बट ऑल्सो कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन कैन ऑल्सो बी इंडिकेटेड। अब देखिए एक और रिएक्शन है यहाँ पे, ये रिएक्शन आपको बड़ा लग रहा होगा, पर अगर आप इसको पहचाने तो ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, बहुत ही इजी है। जिस तरीके से ग्रीन प्लांट्स जो है जो अपना फूड बनाते हैं, ऑर्गेनिक फूड, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll. Chlorophyll is the green pigment which is present in the plants, green plants. So उससे क्या बनाते हैं ये ग्लूकोज C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। तो यहाँ पे ये जो 6 लगा हुआ है ये इक्वेशन को बैलेंस किया गया है। तो आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, CO2 plus H2O ऐसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख के, और फिर जो है इसको खुद से बैलेंस करेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी आएगी। बैलेंस करते वक्त हमेशा याद रखें सबसे पहले सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स वाला लेना है, फिर उसके बाद उससे कम और फिर सबसे कम। इस तरीके से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो जब बैलेंस करने की बात आ रही है तो अब हम ये 4 इक्वेशंस लेके इनको बैलेंस कर सकते हैं एक्सरसाइज के फॉर्म में। तो आप लोग क्या करें कि यू कैन पॉज योर स्क्रीन and then you can balance these equations and see, okay, what balanced equations come. Okay, so it's just an exercise. You all can pause your screen and do this exercise, do these 4 questions.
ओके, तो अब हम देखते हैं पहला वाला। तो पहला वाला आप देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। तो अगर आप यहाँ पे देखें Fe प्लस Cl2 गिव्स FeCl3। तो सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हमको यहाँ पे देखने हैं। किसके हैं? Cl के, क्लोरीन के कितने हैं? 3। तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं और यहाँ पे कितने हैं रिएक्टेंट साइड में? 2 हैं। तो इसका मतलब कि हमें रिएक्टेंट साइड में इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? रिएक्टेंट साइड में 3 लिख सकते हैं। अब कितने हो गए क्लोरीन के रिएक्टेंट साइड में? 6 हो गए, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? अभी भी 3 ही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? प्रोडक्ट साइड में 2 लिख सकते हैं। पर रही बात अब आयरन की, तो आयरन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में सिर्फ 1 हो जाएगा और प्रोडक्ट साइड में तो अब 2 हो गए। तो इसका मतलब हमें रिएक्टेंट साइड में भी आयरन को बैलेंस करना पड़ेगा, जो कि सेकेंड एलिमेंट है क्लोरीन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 लिख देंगे तो फिर क्या हो गया? 2Fe प्लस 3Cl2 गिव्स 2FeCl3। तो इसका मतलब अब फिर से हम इनका इक्वेशन चेक कर लेते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। 2 atoms of Fe on reactant side, 2 atoms of Fe on product side, correct. 6 atoms of chlorine on reactant side and 6 atoms of chlorine on product side. So correct. So ये equation हमारी balance हो गई। अब दूसरी equation में आते हैं। C2H4 plus O2 gives CO2 plus H2O। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं लग रही है। सबसे पहले क्या करेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं वो देखेंगे और उसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ 4 सबसे ज्यादा बड़ा नंबर है। तो ये किसका है? हाइड्रोजन का। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के 4 एटम हैं रिएक्टेंट साइड में, 4 एटम हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, तो पहले और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 2 एटम हैं। तो इसका मतलब पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो प्रोडक्ट साइड में 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब कितने हो गए? हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 4 ही थे और प्रोडक्ट में कितने हो गए? 4। तो इसका मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के और कार्बन, या तो कार्बन भी देख सकते हैं ऑक्सीजन भी देख सकते हैं, दोनों बराबर बराबर है यहाँ पे। तो हम ऑक्सीजन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑक्सीजन में क्या है? रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है और प्रोडक्ट साइड में 2 प्लस 2 4 एटम है। तो इसका मतलब हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड में। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2। तो अब कितने हो गए? रिएक्टेंट साइड में भी हमारे 4 हो गए और प्रोडक्ट साइड में भी हमारे 2 प्लस 2 कितने हो गए? 4 हो गए, है ना। तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब देखते हैं सी, कार्बन। कार्बन के कितने एटम्स है रिएक्टेंट साइड में? 2। प्रोडक्ट साइड में 1। तो अब हम क्या करेंगे कि कार्बन को बैलेंस करेंगे। तो कार्बन के कितने हो जाएंगे? यहाँ पे बराबर हो गए, लेकिन ऑक्सीजन अब ज्यादा हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 प्लस 2 6 हो गए। तो बेटर ये होगा कि यहाँ पे 2 की जगह हम 3 लगाएंगे। ठीक है ना। तो अब हमारे कितने ऑक्सीजन के एटम्स हो गए? 6। और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में भी कितने हो गए? 4 प्लस 2 6। और हाइड्रोजन के 4 ऑन रिएक्टेंट साइड एंड 4 ऑन प्रोडक्ट साइड। तो द इक्वेशन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड नाउ। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में भी हम सेम प्रोसीजर लगाएंगे। सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जिसके होंगे उसको लेंगे। तो इक्वेशन को देख के लग रहा है कि हाइड्रोजन के मैक्सिमम है 10 एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड। तो इसका मतलब प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? सिर्फ 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 5, जिससे कि हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे कार्बन को। तो कार्बन के यहाँ पे कितने हैं रिएक्टेंट साइड में? 4 एटम्स हैं। प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक ही है, ओनली 1। सो इसका मतलब नाउ वी विल बैलेंस कार्बन। ओके, सो कार्बन को जब हम बैलेंस करेंगे तो 4 ऑन द रिएक्टेंट साइड, सो प्रोडक्ट साइड में भी 4 लिखेंगे। अब देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट साइड में कितना हो गया? ये 4 और 5 लगा के यहाँ पे तो 5 हो गए ऑक्सीजन के एटम्स और यहाँ पे कितने हो गए? 8 हो गए। तो टोटल मिला के 13 हो गए। ठीक है ना। प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? 2 प्लस 1 3। सो इसका मतलब कि हमको बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्टेंट साइड में।
तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6। अगर यहाँ पे हमने 6 लिख दिया तो कितने हो गए प्रोडक्ट साइड में 12 प्लस 1 13। तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब देखें, फिर से देख सकते हैं, आप चेक करना चाहें तो हाइड्रोजन के यहाँ 10 एटम्स थे रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 10 है। ठीक है। ऑक्सीजन के कितने हैं 12 प्लस 1 13, यहाँ पे कितने हैं 8 प्लस 5 13, एंड कार्बन के कितने हैं 4 एंड 4। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जिसके हैं उसको लेके बैलेंस किया, फिर उसके बाद वाला जो है बड़ा उसको लेके बैलेंस किया, फिर सबसे कम नंबर ऑफ एटम्स वाले को किया। ये प्रोसीजर ये आपको फॉलो करना है, जिससे बड़ी से बड़ी इक्वेशन भी आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो। अब हम लास्ट वाला देखते हैं। ठीक है। तो लास्ट वाला है KNO3 प्लस H2CO3 गिव्स K2CO3 प्लस HNO3। अब यहाँ पे आप इन इक्वेशंस को देखेंगे तो हमने फिजिकल स्टेट्स नहीं लिखे हैं और ना ही हमने कंडीशंस लिखी हैं। यहाँ पे कोई नेसेसिटी नहीं थी, जहां नेसेसिटी होगी वहां पे आप लिख सकते हैं। तो KNO3, तो यहाँ पे देखें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के। पर आप जब ऑक्सीजन को देख रहे हैं तो ऑक्सीजन तो यहाँ बैलेंस्ड है। कितने हैं रिएक्टेंट साइड में 3, और यहाँ भी 3, सो 3 प्लस 3 6। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 3 प्लस 3 6, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है। उसके बाद हम देख सकते हैं या तो हाइड्रोजन या फिर पोटेशियम। तो पोटेशियम देख सकते हैं, तो पोटेशियम के कितने हैं रिएक्टेंट साइड में ओनली 1 और प्रोडक्ट साइड में 2, सो इसका मतलब वी हैव टू बैलेंस पोटेशियम। सो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। ठीक है। अब हम देखते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए 2 एटम हो गए पोटेशियम के, और रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में भी 2 हो गए। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं 2 एटम्स, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं ओनली 1। ठीक है ना। तो इसका मतलब वी हैव टू बैलेंस योर हाइड्रोजन, तो इसका मतलब वी विल पुट 2 हियर। Okay, now let's look at carbon. So carbon के how many atoms are there on reactant side? Only one, and on product side only one. But now जब हमने हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन के हो गए 3 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 3, यहाँ से 9 हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए, ये भी 6 प्लस 3, यहाँ पे 3 है 9 हो गए। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के 9 हो गए, हाइड्रोजन के 2 हो गए, पोटेशियम के 2 हो गए, है ना, नाइट्रोजन के 2 हो गए, और कार्बन के 1 हो गया। तो अब आप फिर से इसको देख सकते हो सब बराबर हैं कि नहीं है। कितने हैं ऑक्सीजन के 9 है इस तरफ, ऑक्सीजन के 9 इस तरफ है ऑक्सीजन के, 2 3, 2 इंटू 3 6 प्लस 3, यहाँ पे 2 इंटू 3 6 प्लस 3, और हाइड्रोजन के कितने हैं 2, यहाँ पे भी 2, पोटेशियम के 2, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी 2। ओके। कार्बन का 1 और कार्बन का 1 प्रोडक्ट साइड में। तो इसका मतलब हमारी फोर्थ इक्वेशन भी कंप्लीटली बैलेंस हो गई। ठीक है। तो बैलेंसिंग इक्वेशंस बहुत जरूरी है। तो अभी ये बहरहाल आप जो है इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखें, जितनी एक्सरसाइज हो सके उनको सॉल्व करें। ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, हमने सीखा कि फिजिकल स्टेट्स को भी लिख सकते हो आप किसी इक्वेशन में, उसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, क्योंकि केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 3, ना कि सिर्फ फिजिकल स्टेट बल्कि आप कंडीशंस भी डाल सकते हो कि कितने टेम्परेचर पे हुआ है, या प्रेशर कितना था, कैटलिस्ट क्या था, वो सारी चीजें आप जो गिव्स एरो है ऐसे करके, ये जो एरो है इसके ऊपर या इसके नीचे लिख सकते हो। ठीक है। और हमने कुछ एक्सरसाइजेस करी जिसमें हमने इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा। तो जितनी इक्वेशंस अभी तक आपकी आई हैं एक्टिविटी में आई हैं, ठीक है, जैसे कि लेड नाइट्रेट वाली, लेड आयोडाइड वाली इक्वेशन जो थी, और भी बहुत सारी जिंक ग्रेन्यूल्स वाली थी, उन सारी इक्वेशंस को आप खुद से बैलेंस करके प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो जितना इक्वेशंस को बैलेंस करना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप उनको बैलेंस कर पाएंगे एक टाइम के बाद। ठीक है।